हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषिका पांडे है। तो आपका शिक्षा वाणी के चैनल में मैं स्वागत करती हूँ। हमने इससे पहले पढ़ा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास आता है ब्रेन और हमारे पास आता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, हम पहले ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास नर्व्स आए थे, रिफ्लेक्स एक्शन आया था, रिफ्लेक्स आर्क क्या था, ये सब के बारे में हमने जाना था। लेकिन अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, जो सब कुछ कंट्रोल करता है। तो पढ़ते हैं हम पहले ब्रेन के बारे में। ब्रेन हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, जो हमारी बॉडी में सुपीरियर चीज़ है वो हमारे पास ब्रेन है। वो हार्ट को भी कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है, हमारी ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करता है, हमारे रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है, हमारे डाइजेशन को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्रेन सब कुछ को कंट्रोल करता है, इसलिए हम इसको हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग कहते हैं। जो हमारा ब्रेन है वो एक बोन के बॉक्स में है, वो बोनी बॉक्स में है, जिसको हम कहते हैं स्कल। ठीक है, बॉक्स स्कल के अंदर है। स्कल, इसको हम क्रेनियम कहते हैं। ठीक है, हमारा क्रेनियम के अंदर है, हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड है। इसके आसपास कुछ मेम्ब्रेन्स हैं जो इसको प्रोटेक्ट करती हैं, जिसको हम कहते हैं मेनिंगीज। ठीक है, मेनिंगीज, ये कुछ मेम्ब्रेन्स हैं, 3 लेयर्स हैं मेम्ब्रेन के। और इन मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें हमारे पास फ्लूइड होता है, जिसको हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, स्पेस बिटवीन 3 मेम्ब्रेन्स ऑफ मेनिंगीज उसमें फ्लूइड होता है, जिसको हम कहते हैं सेरेब्रो फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे ब्रेन के बारे में। अब ब्रेन काम बहुत ज़्यादा करता है, तो सब चीज़ के अलग अलग पार्ट है। जैसे एक घर में इंसान रहते हैं, लेकिन पापा का काम कुछ और है, मम्मी का काम कुछ और है, लेकिन वो सारे मिलके एक फैमिली बनाते हैं। वैसे ही अब हम इस ब्रेन के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो हम ब्रेन बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड है, लेकिन हम ब्रॉडली इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, broadly divided into 3 parts, जो कि हमारे पास है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में हमारे पास स्पेशली सेरेब्रम आता है। सेरेब्रम का काम क्या होता है? थिंकिंग पार्ट, जो थिंक करना हो, जो लर्न करना हो, जो हमें एक्शंस याद करने हो, मतलब थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन है, जिसमें हमारे पास रीजनिंग आ जाएगा, मेमोरी के बारे में आ जाएगा, सेंसेशन, एक्शंस, मूवमेंट, और कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करना हो, कोई एक्सपीरियंस स्टोर करना हो, तो वो हमारे पास सेरेब्रम में आ जाता है। ठीक है, कोई वॉलेंट्री एक्शंस हो तो वो हमारे पास सेरेब्रम कंट्रोल करता है। उसके बाद हमारे पास आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हमारा रिफ्लेक्स एक्शंस कंट्रोल करता है।
किसका? हेड का, सर का, नेक का, और हमारे पास मसल्स ऑफ आई और शेप ऑफ लेंस, मतलब जो भी हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शंस होंगे, जो सडन मूवमेंट होंगे, जो रिफ्लेक्स एक्शंस होंगे हेड का, नेक का, और फिर आइरिस के मसल्स का, या फिर लेंस का, हमारी आंखों के लेंस का, तो हमारे पास मिड ब्रेन करेंगे। हाइंड ब्रेन हमारे पास 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। और फिर हमारे पास आता है मेड्यूला, ठीक है, पॉन्स, सेरेबेलम और मेड्यूला। पॉन्स का हमारे पास काम होता है रेस्पिरेशन में, रेगुलेट रेस्पिरेशन। सेरेब्रम जो हमारे बेलम जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास होता है किसके लिए? पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। डांसिंग हो जाएगा, वॉकिंग हो जाएगा, कुछ चीज़ हमको उठाना होगा, कुछ भी होगा तो वो हमारे लिए सेरेब्रम हो जाएगा। और मेडुला में हमारे पास आ जाता है हमारी इनवॉलेंट्री एक्शंस। जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो हमारे मेडुला कंट्रोल करता है। जैसे इसमें आ गया इनवॉलेंट्री एक्शंस, हमारा हार्ट बीट, ब्रीदिंग, और इसके बाद हो जाएगा हार्ट बीट हो गया, ब्रीदिंग हो गया, तो ये हमारा मेडुला कंट्रोल करेगा हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ इसोफेगस, ये कंट्रोल कर रहा है हमारा मेडुला, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे ब्रेन की। हमारा ब्रेन 3 भाग में डिवाइड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में पहला है सेरेब्रम जो हमारे थिंकिंग पार्ट से रिलेटेड होता है। मिड ब्रेन हमारे पास होता है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, वो भी किसके? नेक, मसल्स, हेड, शेप एंड मसल्स ऑफ आई, ठीक है। और फिर हमारे पास हाइंड ब्रेन आता है जिसमें आता है हमारे पास पॉन्स जो हमारा रेगुलेट करता है रेस्पिरेशन। सेरेबेलम करता है हमारा पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। और फिर मेडुला हमारे पास करता है इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ एसोफेगस मींस फूड पाइप। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। हमारा नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड। जैसे ये हमारा अगर ब्रेन है ना, तो वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ना कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो यहाँ लास्ट पार्ट यहाँ आएगा मेडुला, जिससे मेडुला से कनेक्टेड होगा, कनेक्टेड with the medulla of the brain। ब्रेन के मेडुला से ये कनेक्टेड होगा और ये एक बोनी स्ट्रक्चर में प्रोटेक्टेड होगा, प्रोटेक्टेड इनसाइड अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड वर्टेब्रल कॉलम। जो वर्टेब्रल कॉलम है उसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड है, ठीक है। और यही स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर ऑफ नर्व सेल्स हमारी पूरी बॉडी में जाती है, जिसको हम कहेंगे स्पाइनल नर्व्स।
और जो हमारी ब्रेन से जा रही थी, हमने क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ा था। स्पाइनल, तो हमारे स्पाइनल नर्व्स तो पूरी बॉडी में जाता है हेड को छोड़कर, और जो हमारे पास क्रेनियल नर्व्स होते हैं जो हमारे पास हेड से निकलता है, ठीक है, ब्रेन से निकलता है और हेड तक ही रहता है। ये तो फिर बात हुआ हमारा स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड से हमारे पास स्पाइनल रिफ्लेक्सेस आते हैं, जैसे कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन हो जो तुरंत हमको करना, तो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से आता है, और उसके बाद जो हमको कोई रिस्पॉन्स देता है वो हमारे पास हमारा ब्रेन देता है। मान लेते हैं कि अगर कुछ गर्म चीज़ है, ठीक है, वो गर्म चीज़ को मैंने छू दिया तो मुझे तुरंत से रिस्पॉन्स आता है कि नहीं, उससे अपना हाथ हटाओ। कुछ गर्म चीज़ मैंने उठाया, वो गर्म है और मैं अपना हाथ हटाना चाहूँगी, लेकिन मेरा ब्रेन कह रहा है नहीं, हटाओगी, अपना हाथ हटाओगी तो वो जो सामान है वो नीचे गिर जाएगा। इसलिए इसमें पहले हमारा ये स्पाइनल रिफ्लेक्स काम किया कि मुझे अपना हाथ हटाना है, लेकिन फिर मेरे ब्रेन तक जब वो इन्फॉर्मेशन पहुंची तो ब्रेन बोला नहीं, इसको ऐसी जगह तुमको रखना पड़ेगा कि वो गिरे तो खराब ना हो, गिरे हो तो टूटे ना, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड से हमारा आ जाता है स्पाइनल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से हमारा स्पाइनल रिफ्लेक्स आता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हॉर्मोन्स के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया, जिसमें हमने ये पढ़ा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में। जैसे हमने प्लांट्स में पढ़ा था, प्लांट्स में तो हार्मोन्स था, लेकिन हमारे में तो था ना कि ब्रेन भी है, स्पाइनल कॉर्ड भी है, नर्व सेल्स भी हैं, और उसके बाद हमारे पास अब हार्मोन्स आ गए। chemical substances produced by endocrine glands। अब उससे पहले, हार्मोन्स जानने से पहले हम एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पहले पढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होता है जो अपना प्रोडक्ट होता है वो डक्ट्स में छोड़ते हैं, मतलब डक्ट में ट्रांसफ़र करते हैं। कोई भी इनका प्रोडक्ट हुआ वो डक्ट्स में जाएगा पहले। अगर हम एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन होता है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा, इनका जो केमिकल सब्सटेंस होगा वो डायरेक्टली into the blood stream, ठीक है। ये जो अपने केमिकल सब्सटेंस को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में ये इनका प्रोडक्ट डक्ट्स में जाता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होते तो इसको हम डक्टलेस भी कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है। और कुछ हमारे पास ग्लैंड्स ऐसे हैं जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास टेस्टिस ओनली इन मेल्स, ओवरी ओनली फीमेल्स, एंड देन पेनक्रियास। टेस्टिस में क्या है, ये टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है जो हार्मोन है, और वो हार्मोन मेल्स में चेंजेस लाता है प्यूबर्टी के टाइम में, और ये हमारे पास स्पर्म्स भी रिलीज करता है, ठीक है। तो ऐसे तो ये एक्सोक्राइन काम कर रहा है, और ऐसे तो एंडोक्राइन काम कर रहा है, और ऐसे एक्सोक्राइन काम कर रहा है। ओवरी में एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करता है ओवरी, और फिर ओवम भी रिलीज करता है फीमेल एक्सेल,
और फिर हमारे पास पेनक्रियाज आ जाएंगे जो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। और उसके बाद पेनक्रियाटिक जूस के बाद हमारे पास यहाँ आ जाएगा इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन है और ये मतलब इंसुलिन जब रिलीज हो रहा है तो ये हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है, जब पेनक्रियाटिक जूस रिलीज हो रहा है तब एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं। हार्मोन्स हमारी बॉडी में ना केमिकल है, केमिकल मैसेंजर्स हैं जो थोड़े अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं और ऐसा नहीं कि पूरी बॉडी में जाते हैं, इनका भी एक प्रॉपर जगह होता है कहाँ इसको जाना, और जहाँ जाना है उसको हम टारगेट साइट कहते हैं कि वहाँ उस हार्मोन्स को जाना है। ठीक है, तो हमारे पास हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं। हाइपोथैलेमस, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, हाँ पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद पैराथायराइड के बाद हमारे पास आ जाता है थाइमस, एडर्नल, और फिर हम लेंगे टेस्टिस, ओवरी और पेनक्रियाज। ठीक है, अब हम धीरे धीरे करके सबके बारे में पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? हाइपोथैलेमस ना पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब कितना हार्मोन आना है, कितना नहीं आना है, हार्मोन को कब से आना स्टार्ट करना है, कब हार्मोन्स को मतलब रुक जाना है आना, तो वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्रोथ हार्मोन क्या है कि जब इसको काम है हाइट बढ़ाने के लिए, जिसमें कम पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन होता है तो वो इंसान बौना हो जाता है, और जिसमें ज़्यादा हो जाता है तो वो विशालकाय शरीर हो जाता है उसका। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है जिससे इंसान की लंबाई और चौड़ाई, मतलब इंसान बढ़ता है उसमें। फिर हमारे पास आ जाए थायराइड ग्लैंड, इट सिक्रीट्स थायरॉक्सिन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड से क्या होता है? जब हमारे खाने में आयोडीन की मात्रा कम होती है, जब हमारे खाने में आयोडीन की मात्रा कम होती है ना, तो थायरॉक्सिन अच्छे से रिलीज़ नहीं हो पाता। जब थायरॉक्सिन अच्छे से रिलीज़ नहीं होता तो इंसान को गॉइटर हो जाता है। गॉइटर आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, जब आयोडीन नहीं होगा खाने में, डाइट में आयोडीन नहीं होगा तो थायरॉक्सिन नहीं बनेगा, जब थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो उसको गॉइटर हो जाएगा। ठीक है, और इससे बचने के लिए, गॉइटर से बचने के लिए आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए। खाने में अच्छी मात्रा में सॉल्ट रहना, ज़्यादा ना कम। ठीक है, स्वाद अनुसार। फिर हमारे पास आता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये पैराथायरॉयड ग्लैंड ना, ये वाला थायरॉयड ग्लैंड हमारे विंड पाइप में होता है, अटैच्ड होता है। और ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है वो थायरॉयड ग्लैंड के आसपास, जैसे ये हमारा थायरॉयड ग्लैंड है तो ये आसपास पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। ठीक है,
पैराथायराइड ग्लैंड, इनका काम होता है ना कि कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को कंट्रोल करते हैं, इनकी मात्रा कितनी है ब्लड में उसको कंट्रोल करते हैं। फॉस्फेट लेवल और कैल्शियम लेवल को ब्लड में कंट्रोल करते हैं। फिर हमारे पास आता है थाइमस ग्लैंड। इस थाइमस ग्लैंड में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना तो उनका ये थाइमस ग्लैंड जो होता है ना वो बड़ा होता है, लेकिन वो जैसे जैसे बड़े होने लग जाते हैं उनका थाइमस ग्लैंड छोटा हो जाता है। और ये किस पे मदद करता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में ऑफ द पर्सन। वो इंसान अगर अभी बच्चा है तो उसमें थाइमस बड़ा होगा, वो जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा उसमें थाइमस छोटा होते जाएगा। ठीक है, और एड्रेनल ग्लैंड क्या होता है, एड्रेनल ग्लैंड हमारे पास सिक्रीट करता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का काम क्या होता है, जब हमारे शरीर में ना एड्रेनलिन थोड़ी मात्रा में प्रोड्यूस हर समय होती रहती है, लेकिन अगर हमारे पीछे कोई जानवर पड़ गया या फिर हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब हम मुश्किल में हैं, तो एड्रेनलिन ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाता है। एड्रेनल ग्लैंड इसको ज़्यादा सिक्रीट करने लग जाता है, जिसके बाद हमारे अंदर ताकत आ जाती है। जैसे कोई जानवर हमारे पीछे लग गया तो उससे बचने के लिए हमारे तो पहले नहीं पता होगा कि हम ऐसा भी कर सकेंगे, हम इतना भी जल्दी दौड़ सकेंगे अगर हमारे जान पे आई तो वो जो ताकत आती है हमारे पास वो एड्रेनलिन से आती है। इसमें क्या होता है, हमारी ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, हमारा हार्ट बीट फास्ट हो जाता है, हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। ठीक है, हमारे पास है फिर टेस्टिस का जैसे बताया टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है जो मेल में चेंजेस लाता है और स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ओवरी में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है जो फीमेल में चेंजेस लाता है और फिर ओवम प्रोड्यूस करता है। और फिर पेनक्रियास का तो हमने देखा था इंसुलिन का काम क्या है कि ब्लड में जो हमारे शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करके रखता है इंसुलिन। ठीक है, अगर ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हुआ तो उस इंसान को डायबिटीज़ है। और क्या ये सिक्रीट करता है, पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पेनक्रियाज हमारे पास इंसुलिन प्रोड्यूस करता है और जिसको डायबिटीज़ है उसको तो फिर इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। और जैसे हमारे पास डायबिटीज़ हो गया और जैसे हमारे पास थायराइड किसी इंसान को, तो उसको ना रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, मतलब करना है अगर उस इंसान को अच्छे से अपनी बाकी की ज़िंदगी बितानी है। क्योंकि अगर जैसे डायबिटीज़ हो गया, जैसे थायराइड हो गई, ये ऐसी बीमारी है ना कि लगभग वो ज़िंदगी भर ही रहेगी, जा नहीं सकती, कम होगी ज़्यादा होगी मात्रा बीच में आएगी, लेकिन वो कभी के लिए जाएगी नहीं। इसलिए इंसान को एक्सरसाइज करते रहना चाहिए इन सब बीमारियों से बचने के लिए। उसके बाद हमारे पास एक वर्ड आता है, एक टर्म फीडबैक प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रही अभी, फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी को जब जो ज़रूरत होती है वो हमारा ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, उसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। ये कभी कभी नेगेटिव होता है और कभी कभी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, प्लांट्स में कैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होगा, फिर ह्यूमंस में पढ़ा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में, हार्मोन्स के बारे में। आई होप यू ऑल लाइक इट।